नमस्कार दोस्तों, हम लेकर आ चुके हैं आप लोगों के लिए 20 मिनट में शाम की 50 ताज़ा और बड़ी खबरें बताएंगे। दोस्तों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ऊपर भड़के राहुल गांधी, नाली में गैस पाइप से लेकर तमाम मुद्दों पर घेरा। आखिरकार क्यों दोस्तों? कन्हैया कुमार के प्रचार से डरी बीजेपी, कन्हैया कुमार ने मान ली बाजी। क्यों दोस्तों जो है यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी को लगा है बड़ा झटका, बताएंगे केजरीवाल ने क्या बोल दिया है अब, और कैसे जो है यहाँ पर दोस्तों चुनावी आंकड़ों को लेकर अब सुप्रीम कोर्ट पहुँच गया पूरा मामला। तो तमाम मुद्दों पर होगी बात, लेकिन उससे पहले अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है जल्दी से कर लीजिए। पास में एक घंटी आएगी, इसको भी दबाइए ताकि हर वीडियो की अपडेट आप तक पहुंच पाए। दरअसल दोस्तों आपको बताते चले, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ऊपर गरजे राहुल गांधी। राहुल गांधी बोले, इस देश के प्रधानमंत्री को परमात्मा ने कैसे भेजा है। इस देश का प्रधानमंत्री 4 चमचों के साथ बैठता है और कहता है कि मुझे तो परमात्मा ने इसी काम के लिए भेजा है, देश का उद्धार करने के लिए। राहुल गांधी कहते हैं ये कैसा देश का उद्धार करने के लिए भेजा है। जब कोरोना आता है तो प्रधानमंत्री कहते हैं ताली बजाओ थाली बजाओ, कभी कहते हैं टॉर्च जलाओ, कभी कुछ और कहते हैं। राहुल गांधी ने कहा कि इस देश का प्रधानमंत्री टोटका जादू टोटका करने की बातें करता है, तो कहाँ से वो सेंसिबल है। यही नहीं, राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री को लपेटे में लेते हुए कहा कि जब प्रधानमंत्री से पत्रकार ने, एक चमचे ने पूछ लिया, एक चमचे पत्रकार ने, कि देश में अमीर और अमीर होता चला जा रहा है और गरीब और गरीब होता चला जा रहा है, इसके बारे में आप क्या कहेंगे। तब प्रधानमंत्री मोदी कहते हैं कि अरे तो क्या मैं सबको गरीब कर दूं। इस बात को लेकर भी राहुल ने प्रधानमंत्री को घेरा। राहुल ने कहा कि 4 जून को इंडिया गठबंधन की सरकार आएगी, और पहले ही चरण में राहुल गांधी ने साफ कहा कि फिलहाल जैसे ही इंडिया गठबंधन की सरकार आएगी बीजेपी का टाटा बाय बाय होने वाला है। राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री को लपेटे में लेते हुए साफ कहा कि फिलहाल देश के लोकतंत्र को ख़त्म कर रही है बीजेपी, और इसी को लेकर राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री को जमकर लपेट लिया। राहुल गांधी ने यह भी कहा है कि फिलहाल 4 जून को सरकार बदलने के बाद इस सरकार से पूरी तरीके से जो है यहाँ पर वो लिया जाएगा हिसाब, यानी कि इनके ऊपर भी कार्रवाई की जाएगी। आपको बताते चले दोस्तों, फिलहाल अरविंद केजरीवाल का बीजेपी के ऊपर हमला। कहा इन लोगों ने केजरीवाल को जेल में डालकर सोचा था कि दिल्ली का कामकाज रुक जाएगा, लेकिन मैं दिल्ली का काम नहीं रुकने दूंगा। अरविंद केजरीवाल ने कहा कि जो लोग सोचते हैं कि वो मुझे जेल में डालकर या फिर तमाम विपक्ष के नेताओं को जेलों में डालकर लोगों से सच बोलना छुड़वा देंगे, तो बहुत बड़ी गलतफहमी में। केजरीवाल ने यह भी आरोप लगाया कि फिलहाल बीजेपी ने उनको चुनाव के वक्त जेल में डाला ताकि वो चुनावी प्रचार ही ना कर सके। अरविंद केजरीवाल ने कहा कि इस बार इंडिया गठबंधन 300 से ज़्यादा सीटें जीतने वाला है, और 300 से ज़्यादा सीटें जीतकर इंडिया गठबंधन ये साबित कर देगा कि उसकी ही सरकार बन रही है। केजरीवाल ने कहा कि मेरे पास जो चुनावी आंकड़े आए हैं उसमें बीजेपी महज 180 या 200 सीटें तो पर सिमट जाएगी, लेकिन इंडिया गठबंधन 300 का आंकड़ा भी पार कर लेगा। केजरीवाल ने कहा कि अगर आप लोग एक एक वोट इंडिया गठबंधन को दोगे, अब 2 चरणों के चुनाव बचे। आपको बता दें 6ठे चरण का चुनाव कल है, यानी कि 6ठे फेज का कल चुनाव है 25 मई के दिन। आपको बता दें इसके बाद 1 जून को जो है आखिरी चरण का 7वें चरण का चुनाव होगा, लेकिन उससे पहले ही केजरीवाल ने दावा कर दिया कि इंडिया गठबंधन की सरकार बनने जा रही है। यही नहीं, अरविंद केजरीवाल ने बीजेपी को लपेटे में लेते हुए कहा कि फिलहाल इंडिया गठबंधन की सरकार बनते से ही उन तमाम लोगों के ऊपर कार्रवाइयाँ होंगी जो देश के लोकतंत्र के साथ खेल रहे हैं या फिर दोस्तों उसको ख़त्म करने की कोशिश कर रहे हैं। एक चीज़ तो साफ़ हो चुकी है कि फ़िलहाल इस वक्त इंडिया गठबंधन बहुत आगे पहुंच चुका है, और ये साफ दिखाई दे रहा है कि इंडिया गठबंधन की जीत को लेकर पूरी बीजेपी में डर है। सबसे बड़ी बात यह है कि इंडिया गठबंधन दोस्तों इस देश का एक ऐसा गठबंधन है जो कहीं ना कहीं लोगों के हित में है और लोगों की जनता के लिए काम कर रहा है। यही कारण है जो इंडिया गठबंधन को लोगों का प्यार और सपोर्ट मिल रहा है। इसी के लिए लोगों ने उम्मीद लगाई है कि इंडिया गठबंधन की सरकार बनने जा रही है। आपको बताते चले दोस्तों, भारतीय जनता पार्टी के ऊपर जमकर भड़कते हुए नजर आए दोस्तों हेमंत सोरेन। हेमंत सोरेन ने बीजेपी को, कल्पना सोरेन ने जमकर लपेटा। आपको बताते चले, कल्पना सोरेन ने बीजेपी को घेरते हुए कहा कि जेल का ताला टूटेगा, हेमंत सोरेन छूटेगा। फिर से एक बार जो है झारखंड में रंग जमा दिया। जमशेदपुर में गरजते हुए जो है यहाँ पर उन्होंने जमकर बीजेपी को लपेटा। उन्होंने कहा कि अरविंद केजरीवाल को भी बीजेपी ने जेल में डाल रखा था, अरविंद केजरीवाल जी को, लेकिन जेल का ताला तोड़कर केजरीवाल जी बाहर आ ही गए। ऐसे ही उन्होंने कहा कि जो लोग भी चाहते हैं, क्योंकि हेमंत सोरेन ने हमेशा आदिवासियों के लिए काम किया, दलित पिछड़ों के लिए जिनको उनका हक नहीं मिल पाता था, उन्होंने बीजेपी ने उनको ऑफ़र दिया था कि अगर वो इंडिया गठबंधन का हिस्सा नहीं बनेंगे
तो उनको जेल नहीं जाना पड़ेगा, लेकिन उन्होंने अपने सिद्धांत के साथ कोई भी समझौता नहीं किया और बीजेपी का ऑफर मानने से इनकार कर दिया। इसीलिए आज हेमंत सोरेन जेल में है। ये बात उनकी पत्नी कल्पना सोरेन ने कही है। आपको बताते चले दोस्तों, फिलहाल भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ एक अकेले तेजस्वी। दोस्तों, एक कहावत थे बिहारियों में कि एक अकेला बिहारी 100 पर भारी। आपको बताते चले दोस्तों, पूरी बीजेपी, आखिर ऐसा क्या है कि पूरी बीजेपी भी तेजस्वी यादव का मुकाबला नहीं कर पा रही है। तेजस्वी यादव की कमर में दर्द है, मांसपेशियां उनकी प्रॉब्लम चल रही है और उसके बाद भी दर्द में भी दोस्तों तेजस्वी यादव एक भी सभा को छोड़ नहीं रहे। इतनी रैलियां कर रहे हैं कि जिसकी कोई हद नहीं। और तेजस्वी यादव की मजबूती का इससे हम अंदाज़ा लगा सकते हैं कि तेजस्वी यादव की रैलियों में जन सैलाब आ रहा है, भीड़ उमड़े पड़ रही है। आपको बताते चले, बिहार की राजनीति में ये सबसे बड़ा तूफान इसलिए माना जा रहा है कि एक तरफ तो बीजेपी और बीजेपी के सारे चमचे हैं दोस्तों, लेकिन एक तरफ अकेले तेजस्वी यादव जिन्होंने बिहार की पूरी 40 सीटें जीतने का दावा कर दिया है कि वो इंडिया गठबंधन को इस बार बड़ी जीत दिलाने वाले हैं। दरअसल दोस्तों, देखा जाए तो तेजस्वी यादव बिहार के सबसे मजबूत नेताओं में से एक है और बीजेपी के ऊपर भारी पड़ रहा है। तमाम, एक तरफ अमित शाह हैं, एक तरफ नरेंद्र मोदी हैं, बड़े बड़े नेता हैं, जेडीयू के नेता हैं, लेकिन उसके बाद भी तेजस्वी यादव का जलवा दिखाई दे रहा है। लोगों का, खास करके विश्लेषकों का ये मानना है कि तेजस्वी यादव बीजेपी के ऊपर 100 गुना भारी पड़ेंगे। यानी कि जब आंकड़े सामने आएंगे और बिहार की सीटों का आकलन होगा, उस वक्त तेजस्वी यादव बीजेपी पे 100 गुना भारी पड़ने वाले हैं। आपको बताते चले, विधानसभा चुनाव में भी तेजस्वी यादव की पार्टी आरजेडी सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी थी और इस पार्टी को लोगों ने काफ़ी सपोर्ट किया था, क्योंकि तेजस्वी यादव का एक नारा बहुत चलता है और वो है नौकरी का। तेजस्वी यादव साफ कहते हैं कि जैसे ही वो सत्ता में आएंगे सबको सरकारी नौकरियां देंगे, जितने भी पद खाली हैं। ऐसा ही उन्होंने अभी नीतीश कुमार के साथ जब गठबंधन किया था, गठबंधन के दौरान नीतीश कुमार के साथ आकर तेजस्वी ने लोगों को नौकरियां बांटी थी। ये बात सच है। और दोस्तों, तेजस्वी ने वो कर दिखाया था इतने कम समय में जो नीतीश कुमार नहीं कर रहे थे। तो कम से कम ये एक चीज़ फिर दिखाई दे रही है कि बिहार में तेजस्वी पूरी बीजेपी पर भारी पड़ रहा है। आपको बताते चले दोस्तों, फिलहाल इलेक्शन कमीशन का मामला पहुंचा सुप्रीम कोर्ट। एससी ने पूछ लिया फॉर्म 17 पर सवाल। दरअसल दोस्तों, यहाँ पर 3 शिकायतें दर्ज हुई हैं सुप्रीम कोर्ट के अंदर और ये शिकायतें चुनाव आयोग को लेकर हुई हैं, यानी कि ईसी इलेक्शन कमीशन के ऊपर हुई हैं। अब क्या है वो शिकायतें, ज़रा ये जान लीजिए। पहला, चुनाव आयोग जानबूझकर चुनावी आंकड़ों में देरी कर रहा है। जो पब्लिकली जारी किए जाते हैं आंकड़े, उन आंकड़ों को जारी करने में वो जानबूझकर देर कर रहा है ताकि वो बीजेपी को जिता सके। ये आरोप किसने लगाया है? विपक्ष ने लगाया है। दूसरा आरोप ये लगाया है कि फ़िलहाल फॉर्म 17 में क्या क्या है ये जनता को पता चलना चाहिए और इसको सार्वजनिक करना चाहिए इस फॉर्म को। तीसरा आरोप ये है कि पहले चुनाव आयोग 48 घंटे के अंदर आंकड़े जारी करता था, ये एडीआर ने शिकायत की है। लेकिन आजकल चुनाव आयोग आंकड़ों में गड़बड़ियां कर रहा है और वो जानबूझकर बीजेपी को जिताने के लिए आंकड़े देरी से करता है, सार्वजनिक यानी कि पब्लिकली। ऐसे में दोस्तों, अब चुनाव आयोग का ये मामला सुप्रीम कोर्ट में पहुंच गया है। सुप्रीम कोर्ट में जाने के बाद हमारे जो DY चंद्रचूड़ साहब हैं, यानी कि नए CJI DY चंद्रचूड़, उनकी बेंच ये मामला देख रही है। बताया जा रहा है कि चुनाव आयोग के इस यानी कि फॉर्म 17 के ऊपर DY चंद्रचूड़ ने जवाब मांग लिया है सुप्रीम कोर्ट उससे, EC से यानी कि इलेक्शन कमीशन से। सुप्रीम कोर्ट ने साफ कहा है कि आखिरकार आप डाटा जारी क्यों नहीं कर रहा है, आप फॉर्म 17 को सार्वजनिक क्यों नहीं कर रहा है, यानी कि आप उसको पब्लिकली क्यों नहीं कर रहा है, जिससे कि लोग इस पर नज़र रख सकें और पता चले उन्हें कि इस फॉर्म में क्या क्या है। अब सुप्रीम कोर्ट में इलेक्शन कमीशन कह रहा है कि इस फॉर्म को कोई कानूनी वो नहीं है कि जारी किया जाए या फिर बताया जाए, तमाम तरीके की वो बातें कर रहा है। लेकिन एक चीज़ तो साफ़ है कि चुनाव आयोग दोस्तों बुरी तरीके से फंस चुका है। ये आरोप पहला नहीं है, चुनाव आयोग पर ये आरोप लगते रहते हैं कि वो EVM में भी गड़बड़ियाँ करवाता है। आपको बताते चले दोस्तों, फिलहाल भारतीय जनता पार्टी के ऊपर जमकर भड़कते हुए नजर आए दोस्तों संजय रावत। कहा फिलहाल झोला तैयार रखना मोदी जी, 4 जून को ज़रूरत पड़ने वाली है। दरअसल आपको बताते चले, शिवसेना के संजय रावत ने प्रधानमंत्री को घेर लिया। संजय रावत ने बीजेपी को लपेटे में लेते हुए कहा कि 4 जून को प्रधानमंत्री अपना बैग तैयार रखें, क्योंकि 4 जून को प्रधानमंत्री टाटा बाय बाय होने वाले हैं। यही नहीं, संजय रावत, शिवसेना के संजय रावत ने दावा किया है कि प्रधानमंत्री का टिकट कट चुका है, बस अब झोला उठाने की देर है। संजय रावत ने कहा कि जो लोग कह रहे हैं कि विपक्ष भाग जाएगा 4 जून के बाद,
जब हम जीतेंगे। दरअसल वो लोग खुद बीजेपी वालों के पासपोर्ट जब्त कर लेना चाहिए, क्योंकि 4 जून के बाद ये लोग भाग जाएंगे, कहीं पर दिखाई नहीं देंगे। आपको बताते चले ये आरोप लग रहे हैं चुनाव आयोग के ऊपर। सबसे बड़ी बात ये है, चुनाव आयोग बोल रहा हूँ कि मोदी सरकार के ऊपर, और संजय रावत ने इस चीज़ का दावा किया कि बीजेपी बहुत जल्दी सत्ता से बाहर जाने वाली है। आपको बताते चले दोस्तों, कन्हैया कुमार ने बीजेपी को जमकर लपेटा। कहा दिल्ली में बीजेपी ने अपने 6 प्रत्याशी बदल दिए, लेकिन 7वां नहीं बदला। क्यों नहीं बदला? क्योंकि बीजेपी को लगता है कि दिल्ली यमुना पार के लोग बेवकूफ़ हैं, या फिर ये समझदार नहीं है, ये लोग तो सोचते ही नहीं किसी को भी जिता देंगे। आपको बताते चले, दरअसल बीजेपी ने 7 कैंडिडेट दिल्ली में खड़े किए थे, लेकिन एक एक कर 6 को बदल दिया, लेकिन 7वें को नहीं बदला। अब आप सोच रहे होंगे 7वां कौन है? 7वें दोस्तों यमुना पार के मनोज तिवारी, जो कि दोस्तों एक भोजपुरी एक्टर है, और कन्हैया कुमार भी बिहार के हैं, वो भी जो है यहाँ पर बिहारी हैं। ऐसे में 2 बिहारियों के बीच में टक्कर है। लेकिन अगर दिल्ली में देखा जाए तो साफ साफ कन्हैया कुमार जीतते हुए नज़र आ रहा है दिल्ली का चुनाव, क्योंकि कन्हैया कुमार का जलवा अलग ही दिखाई दे रहा है। और सबसे बड़ी बात ये, कन्हैया कुमार को लोग पसंद करते हैं राजनीति के तरीके से। इधर कन्हैया कुमार का दोस्तों बोलबाला दिखाई दे रहा है। उधर दूसरी तरफ हमें एक चीज़ और देखने को ये मिल रही है कि दिल्ली में आम आदमी पार्टी, कांग्रेस, तमाम पार्टियों ने पूरा जोर लगा दिया है इस बार इंडिया गठबंधन को जिताने में। देखिए इन लोगों का दोस्तों जो गठबंधन हुआ है वो सिर्फ इसलिए नहीं हुआ है कि ये चुनाव है, ये एक चुनाव नहीं है सिर्फ, ये दोस्तों आप समझिए देश के लोकतंत्र को बचाने का एक और तरीक़ा है। क्योंकि आज हमने खुद ने देखा है कि देश के लोकतंत्र को कमज़ोर किया जा रहा है। बाबा साहब अम्बेडकर ने जो देश का संविधान लिखा दोस्तों, और संविधान में उन्होंने सबको एक जैसा हक दिया जीने का, लेकिन बीजेपी देश में डिवाइड करती है लोगों को। अब डिवाइड कैसे करती है दोस्तों? क्योंकि बीजेपी की जो राजनीति है वो हिंदुत्व पर चलती है। बीजेपी की राजनीति हिंदुत्व पर चलती है, और वो खुलकर कहती है कि हम तो कट्टर हिंदूवादी हैं। मतलब कि दोस्तों देश में ये इस पर बात नहीं होगी कि देश में कितने लोगों को नौकरी मिली, कितने लोग बेचारे बेरोज़गार हैं, कितने लोगों को काम मिलना चाहिए, इस सब पर तो दोस्तों कुछ नहीं हो रहा है। लेकिन देश में हिंदू मुसलमान के नाम पर लोगों को बांटा जा रहा है, भाईचारा ख़त्म किया जा रहा है। जबकि दोस्तों आप समझिए, अगर हमारे सामने कोई भी मजबूर या गरीब इंसान आता है तो हम पहले ये नहीं सोचते वो किस धर्म का है, किस कास्ट का है, किस ज़ात का है, इसकी ज़ात क्या है, धर्म क्या है, ये कभी नहीं सोचते। हम लोग ये सोचते हैं कि बेचारा परेशान है, इसकी मदद करना चाहिए, इसकी हेल्प करना चाहिए, और वही इंसानियत है दोस्तों। अगर आप धर्म पूछकर लोगों की हेल्प करने लगे तो फिर इंसानियत कहाँ हो गई? वो तो आप सबसे बड़े जानवर बन गए। जब आप लोगों को धर्म के नाम पर, सोच के नाम पर जो ये सोचने लगे कि यार ये उस धर्म का है, वो उस धर्म का है, तो फिर ये इंसानियत नहीं होती। ये दोस्तों जानवरपन होता है जो लोगों के अंदर भरा जा रहा है बीजेपी द्वारा। इसलिए दोस्तों देश में सिर्फ एक चीज़ होना चाहिए, वो है भाईचारा, प्यार, मोहब्बत। और हमारा देश की खासियत यही तो है कि इंडिया में जो भी आते हैं दोस्तों, हम कहते हैं अतिथि देवो भव। इसका मतलब होता है कि हमारे देश में हर आने वाला हमारा मेहमान है, हम उसकी रिस्पेक्ट करते हैं। और यही कारण है कि हमारा देश को भाईचारे के लिए जाना जाता है। लेकिन कुछ सालों से, 10 साल से लगभग मोदी सरकार देश की रेपुटेशन नीचे गिराती चली जा रही है, ये आरोप विपक्ष लगा रहा है। आपको बताते चले दोस्तों, फिलहाल भारतीय जनता पार्टी के ऊपर जमकर भड़कते हुए नजर आए राहुल गांधी। राहुल ने प्रधानमंत्री को जमकर लपेटा। दरअसल राहुल गांधी ने दोस्तों तमाम लोगों की परेशानियां भी सुनी, राहुल ने कई महिलाओं की मदद भी की। इसी के साथ साथ राहुल गांधी ने बीजेपी को लपेटे में लेते हुए कहा कि पूरी की पूरी बीजेपी को लगता है कि वो देश के लोकतंत्र को ख़त्म कर देगी, लेकिन ऐसा नहीं होने वाला। राहुल गांधी ने कहा कि ये बीजेपी वाले देश में भाईचारे को ख़त्म करके, प्यार मोहब्बत को ख़त्म करके देश में नफ़रत लाना चाहते हैं, लेकिन इनकी ये मंशा हम पूरी नहीं होने देंगे। राहुल गांधी ने लोगों से अपील की है कि आज देश में जो भी तमाम चीज़ें हो रही हैं दोस्तों, हिंदू मुसलमान, इन चीज़ों पर बिल्कुल ध्यान नहीं देना। राहुल ने कहा कि 4 जून को इंडिया गठबंधन की सरकार आने वाली है। उन्होंने कहा कि लिख के ले लीजिए, प्रधानमंत्री इस देश के अब दोबारा प्रधानमंत्री नहीं बनेंगे। राहुल ने कहा कि मैं दावा करता हूँ इस देश का प्रधानमंत्री सत्ता से जाने वाला है, और दोस्तों ऐसा होना भी चाहिए। अगर आप देश के लिए कुछ नहीं कर रहा हो, 10 साल से जनता ने आपको चुना हुआ है और 10 साल के अंदर आपने कुछ नहीं किया, तो आप समझ सकते हो कि फ़िलहाल ये बहुत बड़ा मुद्दा है। इस मुद्दे पर दोस्तों हमें एक चीज़ मैंने बार बार वो चीज़ को ऑब्जर्व किया, देखा है दोस्तों, कि फ़िलहाल सरकार की जो नीतियाँ हैं, जो सरकार के तमाम
कारनामे हैं वो साफ दिखाई देते हैं। और कहीं ना कहीं दोस्तों प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हों या विपक्ष के तमाम नेता, उनकी जो असलियत है वो साफ दिखाई देती है। तो मुझे इस चीज़ को दोस्तों पता होना चाहिए कि फ़िलहाल भारतीय जनता पार्टी की जो असलियत है वो सबके सामने है। कहीं ना कहीं बीजेपी जो भी कर रही है या फिर जो चीज़ें हमें दिखाई दे रही हैं उसमें दोस्तों बीजेपी घिर चुकी है। फ़िलहाल दोस्तों हम तो यही कहेंगे कि अब प्रधानमंत्री को ज़बरदस्त तरीके से एक बड़ा झटका लग रहा है जहां पर हम ये चीज़ को देख पा रहा है। आपको बताते चले दोस्तों, फ़िलहाल बीजेपी के ऊपर जमकर भड़कते हुए नज़र आए दोस्तों जो यहाँ पर तेजस्वी ने बीजेपी को जमकर लपेटा। दरअसल आपको बताते चले, तेजस्वी यादव का कहना है कि पिछले 10 सालों में प्रधानमंत्री ने कभी भी रोज़गार, महंगाई, गरीबी पर बात नहीं की। प्रधानमंत्री आते हैं और दूसरों को बुरा भला बोलकर चले जाते हैं। तेजस्वी ने कहा कि क्या किसी को बुरा भला बोलने से देश का उद्धार होगा या फिर देश में सब कुछ सही हो जाएगा? नहीं होगा। उन्होंने कहा कि फ़िलहाल प्रधानमंत्री जिस तरीके की बातें करते हैं या फिर जो हिंदू मुसलमान वाले मुद्दे उनको उठाते हैं वो नहीं होना चाहिए। तेजस्वी ने कहा कि अगर आपको बात करना है तो ये बात करो, आपने बिहार की जनता के लिए क्या किया, बिहार की जनता किस तरीके से परेशान है। तमाम मुद्दे दोस्तों, और उन मुद्दों पर बात होना चाहिए। लेकिन मुझे तो जो चीज़ दिखाई दे रही है उससे एक ही चीज़ नज़र आती है कि फ़िलहाल देश की तमाम, चाहे वो महंगाई हो, गरीबी हो, बेरोज़गारी जैसे मुद्दे हों, उस पर सरकार पूरी तरीके से चुप हो चुकी है। और दोस्तों ये तो आप भी जानते हैं कि सरकार की जो नीतियाँ हैं वो क्या है, क्योंकि हमें इस चीज़ को बार बार देखना पड़ता है, समझना पड़ता है कि फ़िलहाल सरकार क्या कर रही है। और आज भी दोस्तों देश का लोकतंत्र किस तरीके से कमज़ोर किया जा रहा है ये सबके सामने है। ऐसा नहीं है कि ये बात सिर्फ मैं और आप कर रहा है, जो देश में हो रहा है वही चीज़ों पर हम चर्चा करते हैं और वही चुनावी आंकड़े होते हैं दोस्तों। इस मुद्दों पर एक बात होना चाहिए, चाहे प्रधानमंत्री हैं या फिर कोई देश में दूसरा होता, उस पर भी हम यही सवाल पूछते दोस्तों। क्योंकि देखिए, अगर देश में बात हो रही है महंगाई, गरीबी, बेरोज़गारी की, तो सरकार को इन चीज़ों के सवाल के जवाब देना चाहिए, ऐसा मुझे लगता है। और मैं एक चीज़ और कहना चाहूँगा कि फ़िलहाल इस देश के प्रधानमंत्री को देश की जनता से दोस्तों कुछ लेना देना नहीं है। आप देख लीजिए, महंगाई, गरीबी, बेरोज़गारी बढ़ती चली जा रही है और माननीय प्रधानमंत्री चुप बैठे हुए हैं, इस पर कोई जवाब नहीं। तो ये तो साफ ही दिखाई दे रही है कि लोगों के साथ क्या किया जा रहा है। आपको बताते चले दोस्तों, फ़िलहाल एक बार दोस्तों फिर से बीजेपी को लगने जा रहा है बड़ा झटका। दरअसल चुनाव से पहले ही दोस्तों इंडिया गठबंधन ने सरकार बनने की कर ली है तैयारियां। माना जा रहा है दोस्तों 4 जून को जब ईवीएम पेटियां खुलेंगी, अब की बार बीजेपी को झटका लगेगा। 4 जून को दोस्तों देश की सत्ता बदल जाएगी। और दोस्तों यकीन मानिए, अगर देश की सत्ता बदली ना तो पूरी मोदी सरकार हिल जाएगी। क्योंकि इस सरकार को एक चीज़ समझनी होगी दोस्तों कि फ़िलहाल देश में जो लोकतंत्र है, जिस तरीके की चीज़ें हैं, उसमें कहीं ना कहीं बीजेपी घिरती हुई नज़र आ रही है। और दोस्तों ये मैंने पहले भी कहा है कि फ़िलहाल बीजेपी पूरी कोशिशें करती है, पूरी चीज़ें करती है, लेकिन उसके बाद भी वो सत्ता से दोस्तों बाहर जा रही है। उसने देश के ख़ास करके 10 सालों में विकास के लिए कुछ नहीं किया। अगर मैं बात करूं महंगाई की, गरीबी की, बेरोज़गारी की, तो आप पूछेंगे कि ये मुद्दे मैटर करते हैं, तो मैं कहूँगा ज़रूर, क्योंकि ये मुद्दे ही तो दोस्तों तय करेंगे कि देश में सरकार किसकी बनेगी। और जब ये चीज़ें साफ़ ही दिखाई दे रही हैं कि भैया आप ना महंगाई पर बात करना चाहते हो, ना गरीबी पर बात करना चाहते हो, देश के लोकतंत्र को ख़त्म करने के लिए मोदी सरकार ने दोस्तों पूरा बंदोबस्त कर लिया है। लेकिन मैं भी लिख कर देता हूँ कि देश की जनता बहुत समझदार है, वो देश के लोकतंत्र को कभी ख़त्म नहीं होने देगी और नहीं होना भी नहीं चाहिए। क्योंकि यही हमारा दोस्तों दिया हुआ संविधान है जो बाबा साहब अम्बेडकर ने लिखा था। इस संविधान के कई मायने हैं दोस्तों, देश में कैसे सरकार रहेगी, कैसे चलेगी, क्या करना होगा, तमाम चीज़ें हैं। लेकिन इस सरकार की एक पोल खुल चुकी है कि आज महंगाई, गरीबी और बेरोज़गारी जैसे मुद्दों से सरकार भाग रही है। और कब तक भागेगी दोस्तों? असलियत तो जनता के सामने है ही। आप और हम देख ही रहे हैं कि फ़िलहाल देश के विकास के लिए बीजेपी ने कुछ नहीं किया, लोकतंत्र ख़त्म हो रहा है और ये तमाम चीज़ें हैं जिस पर बीजेपी घिरी हुई है। फ़िलहाल हम तो यही कहेंगे दोस्तों कि अब ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को जो है शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और तमाम मुद्दों पर बात करिए जो हो रही है। क्योंकि एक चीज़ तो साफ़ है कि फ़िलहाल अब सरकार की नीतियाँ फेल हो चुकी हैं दोस्तों और ये सरकार पूरी तरीके से बैकफुट पर जा चुकी है। तो कम से कम